वो किसके विकास की बात कर रहा है? हम देखते हैं कि पिछले 10 सालों में जीडीपी तो बढ़ती है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रही है, चौथे पोजीशन पे पहुंच गए हैं, लेकिन ये जीडीपी, ये विकास दरअसल आम जनता का विकास के बजाय आम जनता की कमाई, गाड़ी कमाई को लूट कर बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को देने का है। फर्क ही नहीं पड़ता है कि मोदी जी 4 घंटा सोए या 2 घंटा सोए, या मोदी जी चाय वाले थे या नहीं थे। इससे फर्क पड़ता है कि जब वो प्रधानमंत्री बने हैं तब वो धर्म का घंटा बजाने का काम नहीं करें, वो वोट पॉलिटिक्स के लिए, वोट के पॉलिटिक्स के लिए धर्म का इस्तेमाल नहीं करे और असली मुद्दों पर बात करे, असली मुद्दों पे नीतियां बनाए। राम का नाम, धर्म का नाम, तमाम नस्लीय विभाजनों का नाम, नफरत दिखाई जाएगी और सामने उसके कोई ऐसा विकल्प नहीं रहेगा जो उसके असली मुद्दों पे बात करे, तो जनता के पास बहुत ऑप्शन बचता नहीं। इसलिए ये गलती जनता के ऊपर थोपने के बजाय हमें उन ताकतों पर थोपनी चाहिए जो इसको ऊपर से लागू कर रहे हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। सही सारी दिक्कतें शुरू हुई। उसके पहले भी मजदूरों की हालत ऐसी थी, उसके पहले भी झुग्गी बस्ती में रहते थे, पहले भी 8,000 कमाते थे। अभी जो ये बदलाव इतना आया है कि पहले जो लुक छिपकर होता था, पर्दे के पीछे होता था, उसको अब खुलेआम दिन दहाड़े करने की ताकत ये सरकार को लगता है कि इसके पास है। और जो इस बात को नहीं मानता है उसको या तो ईडी या तो सीबीआई या तो कोई ना कोई केस में फंसाने की बात होती है, और नहीं तो फिर ये होता है कि हम ऐसा एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे जो आपको धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, नस्ल के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे वर्गलाए, बांटे, और उसी में हिंसा भी होती है। तो हम ये मानते हैं कि असली मुद्दों को कहीं ना कहीं भुला दिया गया है, भुला दिया जा रहा है। मीडिया पूरी तरीके से इनके हाथ में है। कुछ ही पत्रकार ऐसे बचे हैं जो इनसे सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं, और वो भी ज्यादातर सोशल मीडिया पे हैं। तो इसका हम विकल्प के रूप में ये चाहते हैं कि ऐसा आंदोलन उठे, ऐसा जन संघर्ष तेज किया जाए जो जीवन जीविका और जनता की असली मुद्दों पर हो, रोजगार बेरोजगारी के खिलाफ हो, महंगाई के खिलाफ हो, और स्थायी रोजगार के लिए हो, मिनिमम वेतन बढ़ाने के लिए हो। और ये जो माहौल बनाया जा रहा है जिसमें जनता को बांटा जा रहा है, जनता की एकता सौहार्द का माहौल बनाने के लिए आंदोलन हो, इसी से कोई विकल्प, अच्छा सही विकल्प निकल सकता है, नहीं तो नहीं। मोदी जी एक वादा कर रहे हैं कि हम हमारा संकल्प विकसित भारत, क्या कहना चाहते हैं? इससे तो ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि जब वो विकसित बोलते हैं तो वो किसके विकास की बात कर रहे हैं। हम देखते हैं कि पिछले 10 सालों में जीडीपी तो बढ़ती है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रही है, चौथे पोजीशन पे पहुंच गए हैं, लेकिन ये जीडीपी, ये विकास दरअसल आम जनता का विकास के बजाय आम जनता की कमाई, गाड़ी कमाई को लूट कर बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को देने का है। और ये या तो एनपीए से किया जाता है, तमाम सरकारी संस्थाओं का पैसा, प्रॉफिट उसमें लगाया जाता है, निजीकरण करके सारी स्थायी नौकरियों को खत्म कर दिया जाता है ताकि बड़े बड़े जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको फायदा पहुंचे, उनका प्रॉफिट बढ़े। बाहर से कंपनियों को बुलाते हैं मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया के नाम पर, ये बोलते हैं कि भारत के जो मजदूर हैं, जो बाहर अगर आपको 20,000 देना पड़ता है, भारत के मजदूर 10,000 में ही करने को तैयार है, यहाँ कंपनियां लगाइए, यहाँ लूटिए। तो ये दरअसल जो विकास है, ये पूंजीपतियों का विकास है, बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस का विकास है, जनता का विकास नहीं। हरियाणा से युवाओं को इजराइल भेजा जा रहा है, वहाँ पर 1 लाख का पैकेज मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये हरियाणा में भी हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है, उत्तराखंड में भी होने की बात है। हम ये कहना चाहते हैं इसमें साफ साफ बात कि इजराइल एक ऐसा देश है जो कि फिलिस्तीनी जनता पर बर्बर दमन कर रहा है, और ये जरूरत उसको इसलिए पड़ी है मजदूरों की क्योंकि उसने गैर कानूनी रूप से 1,25,000 फिलिस्तीनी मजदूरों का जॉब परमिट बंद कर दिया। वहां की सरकार को जरूरत पड़ी अपने युद्ध को फंडिंग करने के लिए मजदूर सस्ते में मिले, और इस कारण से भारत में जो मोदी सरकार है वो अपने रोजगार जो वो नहीं दे सकती है, वो जो इतना वेतन नहीं दे सकती है, उसको किसी तरह जनता के हिस्से को शांत करने के लिए वो बोल रही है कि देखिए हम 1.25 लाख का पैकेज देंगे। हम कहना चाहते हैं कि एक युद्ध वाले देश में जहां पर जान का खतरा है, जहां पर लोग मर रहे हैं, वहां पर भारत के मजदूरों को भेजने से बेहतर था कि आप ये वेतन यहाँ पे लागू करते, लेकिन आप नहीं कर सकते हैं तो आप अपने दूसरे मित्रों का सहारा ले रहे हैं, वहां के पूंजीपतियों का सहारा ले रहे हैं काम करने के। तो रोजगार पे मोदी जी की गारंटी फेल हो रही है क्या? हम क्या कहें इसमें, मतलब ये तो अखबारों में रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है कि 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। 1971 के समय में जब पहली बार आंकड़ा निकला था बेरोजगारी का, आज बेरोजगारी दर उससे ज्यादा है। लेकिन बात केवल ये नहीं है, बेरोजगारी को हम वो मानते हैं सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कि कोई आदमी अगर साल में 1 महीना भी काम कर ले रहा है तो वो रोजगार मान लिया जाता है। इसका मतलब ऐसे लोग भी हैं जो साल में 6 महीना रोजगार रहते होंगे, 6 महीना नहीं करते होंगे, उनको बेरोजगार नहीं माना जाता है। तो अगर हम असली संख्या जुटाएंगे तो हम देखेंगे ये केवल 8-9% तक सीमित नहीं है, ये डबल डिजिट्स में है बेरोजगारी। और ये तब पता चलता है जब हम देखते हैं कि कोई प्यून की नौकरी पर भी कोई पीएचडी का आदमी अप्लाई करता है, एक 50,000 भर्तियां निकलती हैं तो करोड़ों में उसमें लोग फॉर्म भरते हैं,
तो बेरोजगारी केवल ऐसा नहीं कि प्रॉमिस फेल हुआ है 2 करोड़ रोजगार का। हम कहना चाहते हैं कि जो असली स्थिति है उसमें बेरोजगारी की व्यवस्था 2014 के पहले जो थी उससे ज्यादा बदतर हुई। अच्छा, बेरोजगारी अगर बढ़ रही है तो फिर मोदी जी कह रहे हैं कि गरीबी हमने बिल्कुल ही कम कर दिया। गरीब देखा जो है आंकड़ों में बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा दर उसकी कम हो गई है। देखिए, इसमें तो आंकड़ों का खेल बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये पिछली सरकारें भी करती थी। जब जीडीपी का आप आंकड़ा लेते हैं गरीबी को हटाने का और बात बोलने के लिए, तो उसमें पर कैपिटा इनकम यानी लोगों की जो आय है उसको नहीं लेते हैं। आप बोलते हैं कि भारत विकास कर रहा है, भारत 5 ट्रिलियन देश बन जाएगा, लेकिन 5 ट्रिलियन का देश में ये भी तो बात समझने को है कि आज दिल्ली का एक आम मजदूर अगर 8,000 वेतन कमाता है तो आप कहाँ से बोल रहे हैं कि उसकी गरीबी कम हो गई। अगर आप सरकारी आंकड़ा लें तो वो 17,000 कमा रहा है और वो गरीब नहीं है। लेकिन वास्तविक परिस्थिति तो ये है ना कि वो जो कागज में लिखा हुआ है वो रियल परिस्थिति नहीं है। आज दिल्ली की 2 करोड़ जनता में से लगभग 1 करोड़ से थोड़ी कम जनता है जो कच्चे झुग्गी बस्तियों कच्चे मकानों में रहती है। क्या उसको हम गरीब नहीं कहेंगे? गरीब है वो। क्या जो बेरोजगार है, जो अपनी पूरी पूंजी लगा देता है कंपटीशन की तैयारी में और फिर उसको नौकरी नहीं मिलती, उसको हम गरीब नहीं कहेंगे? कहेंगे। जो ठेला लगाते हैं, रेडी लगाते हैं, जिसको मोदी जी और बाकी उसके बीजेपी के लोग बोलते हैं कि वो भी रोजगार है, भीख मांगना भी रोजगार अब कहा जा रहा है, उसको भी वो गरीब नहीं कहेंगे। लेकिन हम मानते हैं कि अगर सही में गरीबी को ले, बेरोजगारी को ले, तो फिर भारत उस मामले में दुनिया में विश्वगुरु के रूप में उभर रहा है, जिसमें वो लीड कर रहा है इस चीज को। और ये चीज सरकार छुपाती है आंकड़ों के रूप में, और इसी के ऊपर बात नहीं हो, इस कारण से धर्म जाति की बात की आवाज उठा रहे हैं। वहीं मोदी जी कहते हैं मैं भी एक मजदूर का बेटा हूँ। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में मुझे बहुत कमेंट नहीं करना है, और वो हमारी लड़ाई है भी नहीं। अगर वो कोई बड़े बिजनेसमैन के भी बेटे रहते, उससे हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारा ये काम कहना है कि वो जो नीतियां लागू करते हैं वो दरअसल किस वर्ग के हित में, और हम ये देखते हैं और ये साफ है कि अगर वो 44 श्रम कानूनों को खत्म करके लेबर कोड ले आते हैं, अगर वो 3 कृषि कानून लाते हैं जो किसानों की जमीन को कॉर्पोरेट के हाथ में देने के लिए है, अगर वो रोजगार नहीं दे पा रहे हैं और 45 साल में उनके शासनकाल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा हो जाती है, तो फिर इससे फर्क ही नहीं पड़ता है कि मोदी जी 4 घंटा सोए या 2 घंटा सोए, या मोदी जी चाय वाले थे या नहीं थे। इससे फर्क पड़ता है कि जब वो प्रधानमंत्री बने हैं तब वो धर्म का घंटा बजाने का काम नहीं करें, वो वोट के पॉलिटिक्स के लिए धर्म का इस्तेमाल नहीं करें, और असली मुद्दों पर बात करें, असली मुद्दों पे नीतियां बनाएं। इनके नाम पर तो जनता ही तो अपने आप को आगे कर रही है। मोदी जी तो केवल उकसाने की बात कर रहे हैं, तो इसमें जनता को सचेत होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सचेत होने की जरूरत है, लेकिन अगर इसका हम ये मान लें कि जनता ही की गलती है और सरकार की गलती नहीं है, तो हम बहुत बड़ी भूल करेंगे। क्योंकि जब जनता के सामने 24/7 सभी मीडिया हाउसेज में राम का नाम, धर्म का नाम, तमाम नस्लीय तीर विभाजनों का नाम, नफरत दिखाई जाएगी, और सामने उसके कोई ऐसा विकल्प नहीं रहेगा जो उसके असली मुद्दों पे बात करे, तो जनता के पास बहुत ऑप्शन बचता नहीं। इसलिए ये गलती जनता के ऊपर थोपने के बजाय हमें उन ताकतों पर थोपनी चाहिए जो इसको ऊपर से लागू कर रहे हैं। हम मानते हैं कि 2014 के पहले जनता नहीं थी, तब तो इतना धर्म और चीजों के नाम पर बात नहीं होती थी, तब तो धर्म एक पर्सनल आस्था की चीज थी। आज उसको पॉलिटिक्स में बदल दिया गया है। ये जनता नहीं बदली है, जनता वही है। जनता को बरगलाने वाली ताकतें, उनको बांटने वाली ताकतें जो है वो केवल सरकार में ही नहीं है, समाज में फैल गई है, और उनको हराने की जरूरत है। भाजपा ये भी कहते हैं कि 2014 से पहले इतने सोर्सेज नहीं थे, गड्ढे थे, कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं था काम। देखिए, ये तो बहुत आम बात है कहना कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये तो हम भी बोलते हैं कि 70 साल से या 75 साल आम जनता के जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। लेकिन ये बोलना कि 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं और जो हो रहा है आज से हो रहा है, और यहाँ तक ये बोल देना कि राम मंदिर के जब उद्घाटन में आप बोलते हैं कि देश तो आजाद, शरीर आजाद हुआ था, आत्मा तो आज आजाद हो रही है, तो दरअसल ये बात झूठ ही नहीं है, बहुत एक तरीके से देश के विरोध में बात है। हम जिस बुनियाद के आधार पर आजाद हुए और उसके बाद हमारा जो राष्ट्र निर्माण हुआ, वो भले ही जिस एक मजदूरों के पक्ष में पूरी तरीके से नहीं था, लेकिन ये बस बोल देना कि कुछ भी नहीं हुआ है, तब तो हम ये बोलना चाहेंगे कि आपकी सरकार फिर कैसे बनी। आप जिन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जिनको आप बेच रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े संस्थान की जो पैसे को जनता की गाड़ी कमाई को आप एनपीए को भरपाई करने में लगा रहे हैं, ये असल में खड़ा किसने किया? तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये बस एक और जुमला है मोदी जी का। तो मेरा अंतिम सवाल ये है, आप जैसे युवा ये कहते हैं कि मोदी जी के अलावा कोई विकल्प भी नहीं, और मोदी जी राम राज्य लाए हैं तो वही बनेंगे प्रधानमंत्री। देखिए, इसमें हम कहना चाहते हैं कि विकल्प अगर युवाओं को नहीं लगता है, ये इसका कारण ये भी है कि जो विकल्प आज हमारे सामने दिखते हैं, उन्होंने भी अपने समय में जनता को बांटने का, धर्म का इस्तेमाल किया है, और इस कारण से युवाओं के सामने आज एक दिशाहीनता है कि सही में किसको ताकत बने। हम उसके जवाब में ये कहना चाहते हैं कि आज हताश होने का समय नहीं है,
आज बहुत सारे युवा हताश होके सुसाइड भी कर रहे हैं और युवाओं की संख्या सुसाइड में बहुत ज्यादा हो गई। मतलब यहाँ तक कि आज जो नंबर 1 पे है वो दिहाड़ी मजदूर है, उसका युवा है जो सुसाइड करते हैं। हम उनको ये कहना चाहते हैं कि अपनी जो मांगे हैं, अपनी जो दिक्कतें हैं, उसको लेकर घर में बैठने से बेहतर है, बंटने से बेहतर है उसी पर आंदोलन छेड़े, उसी पर संघर्ष छेड़े और वो आंदोलन जब देश के अलग अलग कोनों में जाएगा तो वहीं से एक ठोस विकल्प, एक सच्चा जनता का विकल्प निकलेगा और उसी के लिए, उसी चीज को बोलने के लिए आज ये मजदूर प्रतिरोध दिवस भी मनाया जा रहा है।